तैयारी डेफिनेटली डिफर करती है, क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स आता है थोड़ा फैक्ट बेस आता है, थोड़ा सा हरियाणा जीके भी इसमें आती है। और इसमें जो सीसेट होता है उसके मार्क्स लगते थे। ये चीज अब चेंज हो चुकी है, शायद अब सीसेट के मार्क्स नहीं लगेंगे, बट मेरे टाइम पे लगे थे। तो मैंने सर 10-15 दिन पहले एक गोयला क्लासेस है चंडीगढ़ में, उसकी टेस्ट सीरीज लगाई थी। और मैंने 10-15 दिन सर खूब टेस्ट दिए। मार्च 31 को अगर पेपर था तो 15 दिन। अब उसको मैं यूपीएससी के लिए शायद नेगेटिव हो गया था कि बिल्कुल तैयारी छूट गई थी, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप 2 पेपर दे रहे हैं तो सर वो जो टेस्ट सीरीज थी काफी हेल्प हुई, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना तो वो पूरा बैकग्राउंड कि पिछले 3-4 साल में क्या सवाल आए तो उनसे रिलेटेड सवाल इसमें वो देते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोयला क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज मेंस डे की जो सीरीज है उसके अंदर हमारा जो लेक्चर रहने वाला है वो ज्योग्राफी का एक कंसेप्ट है जो कि क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर रहने वाला है। अब देखिए, क्लाइमेट चेंज आपने ऑलरेडी कई बार न्यूज़ के अंदर, जो आपके न्यूज़पेपर्स हैं उनके अंदर काफ़ी बार सुना होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हर एग्जाम के अंदर। जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी का हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो, कोई भी एग्जाम हो, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उन पे क्लाइमेट चेंज जैसे कि हो गया आपका, उसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, या फिर आपका साइबर सिक्योरिटीज। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं, जो भी मेंस हो जाते हैं या फिर कोई दूसरी तरह के स्टेट पीसीएस के एग्जाम हैं। तो उन्हीं में जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। तो क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए देखिए, कई बार क्या होता है, बहुत बार चीज़ें जो हैं आपको न्यूज़ में सुनाई देती हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये इफेक्ट आ रहा है। बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि सी लेवल राइज कर रहा है, आपका जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट कर रहे हैं। ये सारा कुछ किसकी वजह से हो रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। एक इम्पोर्टेंट पर्सन थे आपके यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने 2020 के अंदर ये कहा था कि कुछ लोगों का मानना होता है कि क्लाइमेट चेंज एक्चुअली में इशू है। डोनाल्ड ट्रंप का मानना ये था कि जो क्लाइमेट चेंज है एक्चुअली में कोई ऐसा इशू है ही नहीं, ये अपने आप में ही एक बात बनाने की कोशिश की गई है। सो खैर, पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकते हैं सभी के सोचने का, लेकिन एक्चुअली में जो क्लाइमेट चेंज है वो एक सीरियस रीजन है, एक सीरियस कॉज है, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। शुरुआत करते हैं हम अपनी। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज को थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन करूंगा, उसके बाद आगे अपने आंसर में बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्लाइमेट चेंज क्या होगा कि अगर मैं बात करूं प्री इंडस्ट्रियल लेवल, अगर 1800 के अराउंड की मैं बात करूं, जब आपका औद्योगिकरण जो था उसकी शुरुआत नहीं हुई थी, तो उस टाइम पे क्या देखने को मिलता है कि जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो नियर बाय 13 डिग्री सेल्सियस या फिर 13.5 डिग्री सेल्सियस के अराउंड एवरेज टेम्परेचर रहा था। अब जब हम बोलते हैं एवरेज टेम्परेचर, तो उसका मतलब क्या है कि अर्थ के ऊपर ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहां का टेम्परेचर जो है, अगर बात करें राजस्थान या डेजर्ट की बात करूं, कोई भी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट लगा लीजिए या थार डेजर्ट लगा लीजिए, तो वहां पर टेम्परेचर आपका 50 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस को भी एक्सीड कर जाता है समटाइम्स। लेकिन अर्थ के ही ऊपर ऐसे प्लेसेस भी है जहां का टेम्परेचर हमेशा क्या है, -40 डिग्री रहता है या फिर -50 डिग्री भी रहता है। तो हम उन सब की एक एवरेज निकालेंगे, जो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस हैं अर्थ के ऊपर उनका भी, और जो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है उनका भी, और पूरे ईयर में देखेंगे उनमें क्या टेम्परेचर रहता है। तो जो हमारा एवरेज निकलता है अर्थ का टेम्परेचर, वो आपका 13 डिग्री सेल्सियस निकलता है। अब मैंने बात की 1800 की, तो मैं कह रहा हूं कि जो प्री इंडस्ट्री जो टाइम था उसमें जो टेम्परेचर था वो 13.5 या फिर आप 13.9 भी उसे मान सकते हैं, इतना टेम्परेचर था। अभी जो वो टेम्परेचर है वो एक्सीड करके कितना चला गया है, 15 डिग्री सेल्सियस। तो अगर बात की जाए इंक्रीज की, तो वो तो बहुत ही कम है। 1 डिग्री सेल्सियस में क्या ही फर्क पड़ता है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है किसी एक पर्टिकुलर सिटी का या डिस्ट्रिक्ट का या स्टेट का, वो बहुत बड़ा कंसर्न का रीजन नहीं बनता है। अगर पूरी अर्थ में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एवरेज टेम्परेचर के अंदर, तो वो बहुत बड़ा रीजन बनता है। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा इंक्रीज होने से टेम्परेचर, जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स है उनका जो रेट है मेल्ट होने का, वो इंक्रीज कर जाएगा। अब उससे क्या होगा, क्या ही फर्क पड़ेगा अगर जो ग्लेशियर्स है वो ज्यादा मेल्ट करेंगे। उससे फर्क ये पड़ेगा कि जो ओशंस है उनके, जो सी है, ओशंस है, उनका वाटर लेवल राइज कर जाएगा। अब वाटर लेवल अगर राइज कर भी जाता है ओशंस का, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे फर्क ये पड़ता है कि जो कोस्टल एरियाज हैं, जहां पर जितने भी वर्ल्ड के कंट्रीज है, ज्यादातर जो पॉपुलेशन देखने को मिलती है कोस्टल एरियाज में देखने को मिलती है। तो वहां पर जो कोस्टल एरिया है वहां पर काफी हद तक जो समुद्र का पानी है या फिर ओशन का वाटर है वो लैंड एरिया में घुस जाएगा,
और कोस्टल एरिया के अंदर तक आ जाएगा, तो जो वहां पर हैबिटेट होंगे, चाहे वो आपका वाइल्ड लाइफ है चाहे ह्यूमंस है, वो डिस्टर्ब होंगे। और जो आपकी सिटीज है, अगर मैं बात करूं इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो मुंबई हो गया, कोची हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, ये सारी सिटीज आपकी वैसे भी एक आइडिया के अकॉर्डिंगली 2050 तक ये आपकी सबमर्ज कर जाएंगी, अगर जो ग्लेशियर का मेल्टिंग का रेट है वो इसी तरह से इंक्रीज होता रहा। तो 2050 तक आपका जो मुंबई सिटी है वो भी ओशन के अंदर आपको देखने को मिलेगी, सबमर्ज कर जाएगी। कोची हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, ये सारी सिटीज आपकी ओशन के अंदर सबमर्ज कर जाएगी। अब मेरे ख्याल से अब आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी कि क्लाइमेट चेंज से एक्चुअल में इफेक्ट क्या पड़ेगा। और ये तो सिर्फ ओशन के सबमर्ज की बात थी। अगर एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर टेम्परेचर की मैं बात करूं तो अभी के टाइम पे अगर समर्स आती हैं तो कितनी ज्यादा गर्मी लगती है, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होने पे ऑल ओवर जो समर आ रही है उसमें एक इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा आपको टेम्परेचर के अंदर। जो वेदर कंडीशंस होंगी बड़ी हार्श होंगी। अगर सर्दियां हैं तो बहुत ही सिवियर जो विंटर्स हैं वो देखने को मिलेगी, अगर गर्मियां हैं तो वो भी बहुत ज्यादा हॉट आपको देखने को मिलेगी। रेनफॉल के पैटर्न में फर्क आएगा। अब रेनफॉल के पैटर्न में फर्क आता है तो उससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है, उससे फर्क ये पड़ेगा कि उससे एग्रीकल्चर में डिफरेंसेस आएंगे। एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स हैं वो आपकी एक सिस्टमेटिकली नहीं होंगी। अभी आप देखेंगे क्या कि वीट, अराबी क्रॉप्स होगी, आपकी खरीफ होगी, वाटर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही उनको जो है बोया जाता है। लेकिन जब रेनफॉल जो है वो आपकी प्रेडिक्टेबल नहीं रहेगी, तो रेनफॉल का भी हमें पता है कि जून जुलाई के अंदर रेनफॉल आपकी आएगी, तो उसके बाद जो कौन सी क्रॉप हमें जो है वो बोनी है या फिर किस टाइम पे काटनी है, ये सब हमें अकॉर्डिंगली रेनफॉल के करना पड़ता है। क्योंकि भारत की अगर मैं बात करूं तो जितने स्टेट्स हैं जहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ज्यादा होती हैं वहां पर इरिगेशन जो है काफी हद तक आपकी की जाती है। रेनफॉल के थ्रू भी क्रॉप्स देखने को मिलती हैं, बट इरिगेशन फैसिलिटी भी काफी स्टेट्स में जो प्रोवाइड की जाती है क्योंकि वाटर की स्कैर्सिटी है। सो रेनफॉल बहुत बड़ा फैक्टर बनता है किसी भी कंट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होगी क्योंकि रेनफॉल के अकॉर्डिंगली वो होगी, खराब हो सकती हैं। तो अगर प्रोडक्टिविटी कम होगी तो वहां पर खाने के लिए नहीं मिलेगा, और खाने के लिए नहीं होगा, फूड नहीं होगा, तो फिर ऑब्वियसली उससे पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो क्लाइमेट चेंज की अगर मैं बात करूं तो एक रीजन जो बनता है क्लाइमेट चेंज का वो एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज करना बनता है। अब एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होगा, लेकिन उसकी वजह से जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सर्वाइवल जो है ह्यूमंस का अर्थ के ऊपर वो धीरे धीरे करके इम्पॉसिबल होता रहेगा। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बात की कि क्लाइमेट चेंज और ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि जिन पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके मेंस के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से। क्लाइमेट चेंज इज अ प्रेसिंग ग्लोबल इशू दैट डिमांड्स इमीडिएट अटेंशन। बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी है, कन्वेंशन भी हुई है, जैसे पेरिस एग्रीमेंट हुआ है। ये सब क्या काम करते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके इफेक्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें क्या है, इमीडिएट अटेंशन चाहिए है सभी नेशंस की, क्योंकि कोई एक अगर सिर्फ एक आपका कोई कंट्री काम करना स्टार्ट करे इस चीज पे, क्लाइमेट चेंज को रोकने का काम करे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ज्यादा। एंड कंसर्न एफर्ट्स फ्रॉम द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड की जो डिफरेंट कंट्रीज है उनका जो एफर्ट है उसकी जरूरत है। The consequences of the climate change such as the rising temperature, extreme weather events, जैसा कि मैंने आपको बताया टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है, या फिर जब आपके मान लीजिए इंडिया का एग्जांपल लेके चलूं तो आपको देखने को मिलेगा कि विंटर्स के अंदर बारिश ही नहीं हो रही है। अभी तो बारिश होती है बट वेदर कंडीशन चेंज होने की वजह से क्या है, विंटर्स में बारिश ही ना हो, या फिर समर में जब बारिश हो रही है मानसून में वो इतनी ज्यादा बारिश हो कि उसका कोई रिलेवेंस ही ना बचे। उस बारिश की वजह से क्या है, फ्लड्स आ रहे हैं, और पूरे जो गंगा ब्रह्मपुत्र वाला प्लेन्स एरिया वहां पे सारा क्या है, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बह रही है, इरोजन हो रहा है। तो ये एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी। एंड सी लेवल राइज, और सी लेवल आपका राइज कर जाएगा, समुद्र का जो वाटर का लेवल है वो राइज कर जाएगा। पोज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट्स टू आवर प्लेनेट एंड इट्स इनहेबिटेंट्स। तो इंसानों के लिए भी और हमारे पूरी जो पृथ्वी है, ग्रह है, उसके लिए भी ये काफी ज्यादा थ्रेट जो होगा। Recognizing the urgency of the situation, the international community has come together to address the challenge through international conventions। जैसे कि मैंने आपको बताया पेरिस एग्रीमेंट हो गया, ये सारे क्या है आपके यूनाइटेड नेशंस है, उनकी डिफरेंट जो एजेंसीज है वो भी इसके ऊपर काम करती हैं। अब ये जो काम किया जा रहा है वो किस लिए किया जा रहा है, ताकि जो आपका क्लाइमेट चेंज है उसको रोका जा सके। एम्ड एट मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है उसको कम करने की कोशिश की जा सके। आप इस इमेज के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। ये क्लाइमेट चेंज हो क्यों रहा है? हो रहा है इंडस्ट्रीज की वजह से।
ये इंडस्ट्रीज हैं उनकी वजह से जो पॉल्यूटेंट्स, जो गैसेज निकलती हैं, वो क्या करती हैं, अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती हैं। अब किस तरह से ये मैकेनिज्म काम कर रहा है, किस तरह से ये जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है अर्थ का, वो हम आगे लेक्चर में बात करेंगे। यहां पर देखिए पोलर बियर आपको शो किया गया है। पोलर बियर्स के ऊपर एक इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है जिसके अंदर देखिए क्या है कि जो हमारा आर्कटिक वाला रीजन है वहां पर आप देखेंगे कि पोलर बियर्स हैं। अब ये पोलर बियर क्या है ना, इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है उस वेदर के अकॉर्डिंगली, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली जो पोलर एरियाज में देखने को मिलता है। वहां पर आपको -40-50 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर देखने को मिलेगा। अब हो क्या रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वहां पे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट कर रहे हैं और ग्लेशियर मेल्ट करने की वजह से क्या हो रहा है, वहां पर वाटर का लेवल इंक्रीज कर रहा है। अब ये जो चीज है ये आपके पोलर बियर के लिए काफी बड़ा थ्रेट बन रही है, क्योंकि एक तो वहां पर ग्लेशियर ज्यादा मेल्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर राइज कर रहा है, और ये जो पोलर बियर्स हैं इनका जो एवरेज टेम्परेचर जिसमें ये रहते हैं उससे ज्यादा एक्सीड कर रहा है, जिसकी वजह से इनकी डेथ्स देखने को मिल रही है। और यहां पर आप इस इमेज में देखिए वाइल्ड फायर्स देखने को मिल रही हैं। जब गर्मियां होती हैं, जैसे कि आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, लास्ट टू लास्ट ईयर आपके ऑस्ट्रेलिया में जो वहाँ के जंगल थे वहाँ पे वाइल्ड फायर हुई थी, पूरे जंगल में आग लग गई थी। उसके अलावा जो ब्राजील के अमेजन फॉरेस्ट हैं वहाँ पर भी बहुत लार्ज स्केल पे जो आग है वो देखने को मिली थी, फायर देखने को मिली थी। पूरी कंट्री जो है आपकी उस आग को बुझाने में लगी थी हेलीकॉप्टर्स के थ्रू। तो ये सब चीजें हो क्यों रही हैं? अब कोई पर्सन थोड़े ना उस जंगल के अंदर आग लगा रहा है या फिर उसको स्प्रेड कर रहा है। वो जो एवरेज टेम्परेचर, जो टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, उसकी वजह से क्या है, ज्यादा हीट होगी, उसकी वजह से क्या है, ड्राइनेस ज्यादा होगी, इवेपोरेशन, सारा पानी उड़ गया, जो पत्ते हैं, पेड़ है वो ड्राई हो गए, और अगर ड्राई होगा पेड़ या पत्ते ड्राई होंगे ज्यादा तो उनमें आग लगने के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे, और फिर वो आग जो है पूरे जंगल में फैलती है। तो ये जो फायर के इंसिडेंट्स हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं। क्लाइमेट चेंज के काफी ज्यादा बड़े बड़े जो इम्पैक्ट है ऑलरेडी ह्यूमंस के ऊपर या फिर नेचर के ऊपर देखे गए हैं। सो इंट्रोडक्शन में आप इतना लिखेंगे। उसके बाद बॉडी की अगर हम बात करें, द कॉजेज ऑफ द क्लाइमेट चेंज कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल जैसे आप एनर्जी के लिए कोयले को बर्न करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोयले को बर्न करते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में जो आप पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, उनकी वजह से भी क्या है, गैसेस निकलती हैं। तो ये आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं जिनके बर्न होने से, जलने से, अब फिलहाल के लिए तो ये हमारे काम आ रहे हैं, बट इनके जो इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो गए, काफी ज्यादा इफेक्ट करेंगे ह्यूमंस को आने वाले टाइम के अंदर। तो ये फॉसिल फ्यूल हो गए, इनकी वजह से गैसेस निकलती हैं। सेकंड चीज क्या देखेंगे आप, डिफॉरेस्टेशन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, जब आप पेड़ों की कटाई करते हैं। अब पेड़ों की कटाई क्यों की जा रही है? देखिए, सबसे पहली चीज क्या समझने की कोशिश करते हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि डेवलपमेंट हो सके। कई केसेस में इसलिए भी काटे जाते हैं ताकि एग्रीकल्चर लैंड को एक्सपेंड किया जा सके। बट पेड़ काटने के बाद जो वहां पे डेवलपमेंट की जाती है, सो कॉल्ड डेवलपमेंट की जाती है, जिसके अंदर आप इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर रहे हो या फिर हाउसिंग कॉलोनीज बना रहे हो, वो फिलहाल के लिए तो ठीक है, बट वो जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है ना, उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाली है। क्योंकि जिस तरह से ये आपकी लैंड जो है, फॉरेस्ट लैंड कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है, उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनको ये जो फॉरेस्ट है या फिर फॉरेस्ट लैंड है देखने को भी नहीं मिलेगी। ऑल ओवर क्या है, कंक्रीट के जो आपके स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेंगे, या फिर आपकी जो फैक्ट्रीज हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो हाँ, फिलहाल के लिए हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए वो लैंड जो है, फॉरेस्ट लैंड है, उसको कम किया जा रहा है, बट उसका हम डेवलपमेंट भी नहीं रोक सकते हैं, हम ये जो आपके पेड़ हैं इनकी कटाई भी नहीं रोक सकते हैं। बट हमें करना क्या होगा, सस्टेनेबली उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि कुछ इस तरह से रिसोर्सेज का यूज किया जाए जो नेचर के द्वारा दिए गए हैं, कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशंस हैं वो भी सर्वाइव कर सके, और उसके बाद जो ह्यूमंस है वो भी कंटिन्यूसली आगे विकास की तरफ बढ़ते रहें। देखिए, एक चीज समझ लीजिएगा कि नेचर जो है वो कंटिन्यूसली अपने आप को रिवाइव करती रहती है। तो अगर ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जो पूरा विकसित करने का, विकास करने का जो पर्पस गवर्नमेंट्स का चल रहा है, अगर इसको रोक दिया जाए तो नेचर खुद को रिवाइव कर लेगी, ह्यूमंस को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसका एग्जांपल आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जिस टाइम पे कोविड या फिर ये कोरोना वायरस जो था उसका जो देखने को मिल रहा था स्प्रेड,
उस टाइम पर आपकी ये सभी जो इंडस्ट्रीज थी वो बंद थी, तो उसकी वजह से क्या हो गया था, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, मतलब कि दिल्ली की बात करें या फिर इंडिया की या फिर पूरे वर्ल्ड की भी अगर मैं बात करूं, तो पूरे वर्ल्ड में क्या है, जो एयर थी काफी ज्यादा प्योर हो गई थी, क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं चल रही थी तो पोल्यूशन नहीं हो रहा था। अब ह्यूमंस ने तो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया है उस चीज को प्योर करने के लिए, एयर को, लेकिन नेचर ने खुद ही उन सब चीजों को संभालना शुरू किया। तो एक नेचर की अच्छी बात क्या है कि प्रकृति जो है वो अपने आप को रिवाइव करती है, अपने आप को प्योरिफिकेशन का काम करती है। ह्यूमंस को क्या करना है, बस ये जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको थोड़ा सा सस्टेनेबली करना है, थिंकिंग के साथ करना है, सोच समझ के करना है। सो अब ये डिफोरेस्टेशन हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, जैसा मैंने बताया इंडस्ट्रीज के लिए लैंड को एक्सपेंड किया जा रहा है या फिर एग्रीकल्चर के लिए। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। एक सिंपल सी चीज है, इस वर्ल्ड के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो फूड की हो, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो एजुकेशन, चाहे ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी चीज की जो प्रॉब्लम है उसको एक छोटी सी चीज से एड्रेस किया जा सकता है और वो है पॉपुलेशन। अगर किसी जगह की पॉपुलेशन कम होगी तो वहां पे प्रॉपर रिसोर्सेज होंगे जो सभी के अंदर डिवाइड हो जाएंगे, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होंगी। अब जो आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह होगी, इनके अंदर एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फैसिलिटीज फ्री है। क्यों? क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं सभी के अंदर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो पॉपुलेशन है, फैक्टर जो है पॉपुलेशन का, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर इंडिया के भी कंटेक्स्ट में बात की जाए, इंडिया की गवर्नमेंट कॉन्टिन्यूसली डेवलपमेंट के पीछे भाग रही है और काफी हद तक वो सही भी है। डेवलपमेंट करेंगे, एग्रीकल्चर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज को इंप्रूव करने का काम कर रहे हैं, एजुकेशन को इंप्रूव करने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये कॉन्टिन्यूसली चलता ही रहेगा। गवर्नमेंट ये कॉन्टिन्यूसली करती रहेगी एफर्ट्स। क्यों? क्योंकि जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। तो इन सभी जो चीजें हैं, अगर आप रैशनली एक चीज सोच के देखें तो हम इन सब चीजों को डेवलप करने की क्या जरूरत है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। अगर पॉपुलेशन स्टेबल हो जाए या फिर उतनी हो जाए जितनी इंडिया के अंदर रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो सरकार को भी एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो हॉस्पिटल्स के अंदर लाइन लगती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर भारी डोनेशन देके फीस जो पे करनी पड़ती है, एडमिशन लेनी पड़ती है, वो सब चीजें खत्म हो जाएगी। अब देखिए, फिलहाल इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि इंडिया की पॉपुलेशन को कम किया जाए। पॉपुलेशन जो है वो चलती रहे जिस तरह से बढ़ रही है, बट उसका इंक्रीज करने का जो रेट है वो कम हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक साल के अंदर 1000 जो बच्चे हैं वो पैदा हो रहे हैं, तो उसकी बजाय एक साल के अंदर आपके 500, 600, 700 हो। अब ये कैसे होगा? ये होगा जब हम बच्चों को, जो माँ बाप हैं, उनको एजुकेट करेंगे। अभी खैर इंडिया का ऑलरेडी सही चल रहा है। चाइना ने क्या किया था कि 1 चाइल्ड पॉलिसी जो है वो इशू कर दी थी, वो लॉन्च कर दी थी। उसके बाद चाइना की जो ये बर्थ रेट है वो आपका कम हो गया था। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी चाइना के अंदर कि उनकी ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, जो बूढ़े लोग हैं, और जो यंग पॉपुलेशन है वो कम है। अब जो यंग पॉपुलेशन है वो कम हो गई है। अब यंग पॉपुलेशन की वजह से होता क्या है कि जो यंगर पॉपुलेशन होती है, जो जवान लोग होते हैं, उनका जीडीपी अंदर कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। जो ओल्ड है वो तो ऑलरेडी सर्विस कर चुके हैं, अब तो उनको पेंशन ही देनी है, काम तो नहीं कर रहे हैं, तो वो उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है फिलहाल जीडीपी के अंदर। बट यंग पॉपुलेशन कम हो गई, जिसकी वजह से जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन भी कम हो गया। इंडिया ने 1 चाइल्ड पॉलिसी नहीं अपनाई। इसके कुछ ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकते थे, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया ने एजुकेशन को ही इंप्रूव करना स्टार्ट किया। इंडिया ने इस तरह का कोई बैन नहीं लगाया कि 1 चाइल्ड ही होना चाहिए, बट हाँ, आपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये लोगों को बताने की कोशिश की है कि अगर एक बच्चा होगा तो उससे आपको क्या फायदे होंगे। जैसे यूपी के अंदर भी, यूपी की गवर्नमेंट ने किया है कि जिनके 2 बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरी में जो है वो फायदा मिलेगा, और जिनके 2 से ज्यादा हैं उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो सरकार रोक नहीं रही है, लेकिन सरकार आपको एक इशारा जरूर कर रही है कि आपको पॉपुलेशन पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। तो वो एक अच्छी चीज है भारत के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन एक्टिविटीज से क्या रिलीज होता है, इन एक्टिविटीज से ग्रीन हाउस गैसें रिलीज होती हैं। अब ये टर्म याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैसेस। ये बहुत बार देखने को मिलता है, लेकिन काफी कम लोग समझ पाते हैं कि एक्चुअली में ग्रीन हाउस गैसेस क्या है और क्यों ये टर्म हम यूज कर रहे हैं, ग्रीन हाउस। सो इसमें गैसेस कौन कौन सी निकल रही है, ये प्रोसेसेस मैंने आपको बताया। इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो कई बार आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि कौन कौन सी गैसेज है जो ग्रीन हाउस जो फिनोमिना है ग्रीन या फिर ग्रीन हाउस गैसेज में कंट्रीब्यूट करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, मीथेन CH4 हो गया आपका। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट गैसेज हैं, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड भी आएगी आपकी, N2O। तो ये आपकी गैसेज जो है ग्रीन हाउस गैसेज में कंट्रीब्यूट करती हैं, और इन्हीं गैसेज की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो राइज करता है।
ये करती क्या है गैसेज एक्चुअली में, विच ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये इफेक्ट क्या है ग्रीन हाउस, हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। एज द रिजल्ट द प्लैनेट एवरेज टेम्परेचर इज राइजिंग लीडिंग टू द रेंज ऑफ द इन्वायरमेंटल चेंजेस। अब देखिए होता क्या है, ये आपकी अर्थ है, इस अर्थ के अराउंड क्या है, एक लेयर है वो डिपॉजिटेड है। अब ये लेयर किस चीज की है, ये इन्वायरमेंट की लेयर है, एटमॉस्फेयर की लेयर है। ये जो लेयर है ये क्या करती हैं, जो सन से गैसेज आती हैं या फिर सन से जो रेज आती हैं। अब यहाँ पर आप मान के चलिए इस तरफ आपका सन है, यहाँ से सनलाइट आ रही है। अब ये करती क्या है कि अर्थ के अंदर आपने सुना होगा ओजोन लेयर है, या फिर अर्थ के अंदर जो डिफरेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये बहुत सारी लेयर्स हैं। अब ये करती क्या है ना, एक टॉपिक है ज्योग्राफी के अंदर जिसका नाम है हीट बजट। उसके अंदर ये बताया जाता है कि अगर 100% आपकी जो सनरेज हैं वो अर्थ के अंदर आ रही है, या फिर मैं यूं कहूं कि जितना अमाउंट ऑफ सनरेज भी अर्थ के अंदर आ रही हैं वो सारी क्या करती हैं, अर्थ के अंदर आती हैं। जब अपने रास्ते में आती हैं तो वो एटमॉस्फेयर को गर्म करते हुए आती हैं, उसके बाद वो जमीन पे पहुंचती है, और जमीन पे आने के बाद वो यहां से टकरा के दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ को। तो यहां पर आएंगी, टकराएंगी और उसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब ये रिफ्लेक्शन जो होती हैं ये वापस जाते हुए भी आपके एटमॉस्फेयर को गर्म करती हैं। अब इससे होता क्या है, आपका एटमॉस्फेयर गर्म रहता है, ना तो इतना ठंडा हो पाता है कि वहां पर सब कुछ जम जाए, और ना ही इतना गर्म हो पाता है कि वहां पर सब कुछ इवेपोरेट हो जाए। तो एक सिस्टम ऑलरेडी मेंटेन है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर। अब ये आज सवाल पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, तो इसका जवाब ये होगा कि ये सिस्टम मेंटेन्ड है, इसी वजह से ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस हुई है, एनिमल्स की एग्जिस्टेंस हुई है। अब उस एग्जिस्टेंस के बाद ही आपके दिमाग में ये सवाल पैदा हुआ है कि क्यों ऐसा पॉसिबल है। तो ये रीजन नहीं है कि ऐसा क्यों पॉसिबल है, सवाल ये बनता है कि आंसर ये बनता है कि पहले ये पॉसिबल है, उसके बाद एग्जिस्टेंस आई है। सो अब यहां पर क्या है, आपकी ये जो एयर है, एटमॉस्फेयर है, इस तरह का टेम्परेचर मेंटेन करके रखती हैं कि ना तो बहुत ज्यादा ठंड होती है ना बहुत गर्मी होती है। अब ये ग्रीन हाउसेज गैसेस क्या करती हैं, जो मैंने आपको बताया, जिसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ये क्या करती हैं, एक लेयर बनाती हैं। ये धुआं होता है, ये गैसेस का एक लेयर होती है जो यहाँ पर ये डिपॉजिट कर देंगी अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर में, क्योंकि इंडस्ट्रीज से धुआं निकल रहा है। अब ये गैसेस जाके एटमॉस्फेयर में इकट्ठी हो जाएंगी। अब करेंगे क्या, ये अर्थ का जो नॉर्मल सिस्टम है जिसके अंदर सनरेज आ रही हैं और यहां से टकरा के वापस जा रही हैं, उस सिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं। ये क्या करती हैं, ये जो गैसेस हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और मीथेन वाली, ये अर्थ पे जो सनरेज आ रही है उनको ट्रैप कर लेती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे कि जब सर्दियां आती हैं, सर्दियों के टाइम पे हम क्या करते हैं, कपड़े डालते हैं, काफी ज्यादा कपड़े डालते हैं ताकि ठंड ना लगे। एक्चुअली में वो जो क्लोथ्स हैं वो हमें हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वो काम क्या कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी बॉडी की हीट है उसको बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। ना तो बाहर की जो ठंडी हवा है उसको बॉडी के अंदर आने दे रहे हैं, ना ही जो अंदर बॉडी का जो हीट है, एवरेज टेम्परेचर है, उसको गिरने दे रहे हैं। तो वो जो कपड़े हैं कोई अलग से हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बस वो जो हीट है उसको कंजर्व करके रख रहे हैं, बाहर नहीं जाने दे रहे हैं और बाहर से अंदर नहीं आने दे रहे हैं, इसलिए आपको ठंड नहीं लगती। अब ये जो टर्म है ग्रीन हाउस गैसेस, इनको क्यों बोला जाता है, अगर आप ये चीज समझ गए हैं तो आपको ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताते हैं। देखिए एक हाउस होता है जिसके अंदर क्या है, जो आपकी ये वेजिटेबल्स है उनको लगाया जाता है। कुछ इस तरह से आपको ग्रीन छत का नजर आएगा, वो ग्रीन कलर की उसकी छत होती है, और या फिर पॉली हाउसेस भी आपको देखने को मिलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये ग्रीन कलर का होगा, पूरा जो छत होगी ग्रीन कलर की छत होगी, और नीचे क्या होगा, आपका जो वेजिटेबल्स है उनको ग्रो किया जाता है। यहाँ पर वेजिटेबल्स लगाई जाती हैं, चाहे कुछ भी लगा दिया, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है, ये कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं, कुछ ऐसे एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं जिनको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा होती है। मान लीजिए एक ऐसी जगह पर आप क्या है, मान लीजिए आप किसी हिमाचल में, उत्तराखंड में, किसी हिमालयन स्टेट में आप कोई ऐसी क्रॉप लगाने की बात कर रहे हैं जिसको एवरेज टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा चाहिए। अब पहाड़ों में मान लीजिए एवरेज टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेल्सियस रह रहा है, उस क्रॉप को चाहिए आपका 25 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पर वो उग नहीं सकती है। लेकिन ये आपका जो ग्रीन हाउस हम बनाएंगे या फिर पॉली हाउसेस भी होते हैं, उनमें क्या होता है कि वो ग्रीन हाउसेस जो होते हैं सन की रेज को ट्रैप कर लेते हैं। सन रेज आएंगी बाहर से और अंदर की तरफ आएंगी, और अंदर आने के बाद इन प्लांट्स में हीट प्रोवाइड करेगी, लेकिन बाहर नहीं जा पाएंगी। तो क्या होगा, ये जो ग्रीन हाउस होगा इसका टेम्परेचर पहाड़ों में भी 25 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगा।
अब ये फिनोमेना आप समझ गए कि ग्रीन हाउस का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा हाउस जो सनरेज को अंदर तो आने देता है लेकिन वहां से बाहर नहीं जाने देता, जिसकी वजह से उस ग्रीन हाउस का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। अब इसी तरह का एक चीज जो है अर्थ के अराउंड भी बनता है, जिसमें ये गैसेज जो होगी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या करती हैं, अर्थ के अराउंड जो है एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती हैं और सनरेज को अंदर तो आने देती हैं लेकिन बाहर जाने नहीं देती, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाता है, या फिर मैं यूं कहूं कि अर्थ का जो हीट बजट है वो ऊपर नीचे हो जाता है। सो अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि हमने इसे ग्रीन हाउस गैसेस क्यों कहा। नेक्स्ट चीज क्या है, द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज आर ऑलरेडी एविडेंट अफेक्टिंग बोथ नेचुरल सिस्टम एंड द ह्यूमन सोसाइटीज। राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर आर कॉजिंग मेल्टिंग ग्लेशियर्स, ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, आइस कैप्स जो हैं लीडिंग टू दी सी लेवल राइज। ग्लेशियर और आइस कैप, जहां पे बर्फ जमती है, पहाड़ की चोटियां, उनको आइस कैप्स बोलते हैं। इसकी वजह से क्या है, सी लेवल जो राइज कर रहा है, दिस इन टर्न पोजेज अ थ्रेट टू दी कोस्टल कम्युनिटीज, जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं उन कम्युनिटीज को थ्रेट है, जो किनारों पे तटीय क्षेत्र में रहते हैं उनको थ्रेट है। लो लाइंग एरिया बिल्कुल समुद्र के बराबर हैं जो वहां पर, इंक्रीज द रिस्क ऑफ द फ्लडिंग एंड द इरोजन। Furthermore, the climate change intensify extreme weather condition like hurricanes, droughts and the heat wave. Hurricanes होता है जो आपके ये चक्रवात होते हैं, हरिकेन, साइक्लोन, टोर्नेडोज, इनको सब कुछ अलग अलग कंट्रीज में कहा जाता है, बट ये जो चक्रवात होते हैं ये बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ड्रोट्स मतलब सूखे की कंडीशन देखने को मिलती है, या फिर हीट वेव्स जैसे कि लू चलती है भारत के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा इंटेंस हीट होती है। अगर आप उस हवा के अंदर, जो वो हवा है लू जिसको कहा जाता है, अगर उसके अंदर कुछ टाइम खड़े रह जाएं तो डेथ भी हो सकती है उससे। तो इससे क्या होता है, एंडेंजर जो होता है लाइफ्स पे होता है, मतलब जिंदगियां जो है वो खतरे में आती है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे फर्क पड़ता है। ये क्लाइमेट चेंज के कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज क्या है हमारी जिंदगी पे जो है इफेक्ट करता है। आगे देखते हैं, क्लाइमेट चेंज ऑल्सो डिस्टर्ब इकोसिस्टम इफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी कैसे करेगा, जैसे कि मैंने बताया था फॉरेस्ट में आग लग जाती है, जंगलों में आग लग जाती है, तो बहुत सारे जानवर हैं जो मारे जाते हैं। अभी देखिए जो जानवर होते हैं उनको इतना नहीं पता होता है, अगर आग देखने को मिल रही है चारों तरफ तो वो डर जाते हैं, जानवर आग से डरते हैं। तो अगर उनको आग देखने को मिलेगी तो उनको समझ में नहीं आता कि किस डायरेक्शन में जाना है, और उस आग के अंदर ही वो जल के मर जाते हैं जो जंगलों में आग लगती है। तो बायोडाइवर्सिटी, पेड़ पौधे होंगे उनमें, फूड प्रोडक्शन, वाटर रिसोर्सेज में भी फर्क देखने को मिलता है। जो लेक्स है, पॉन्ड्स हैं, उनसे इवेपोरेशन ज्यादा होगी। और मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज आर फेसिंग हैबिटेट लॉस, रिड्यूस वायबिलिटी ड्यू टू दी चेंजिंग टेम्परेचर। और हैबिटेट का लॉस भी देखने को मिल रहा है, जंगलों में आग लग जाएगी तो जानवर कहाँ रहेंगे, उनका हैबिटेट लॉस हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन पैटर्न मतलब कि जो रेनफॉल होती है, स्नोफॉल होती है, उनके पैटर्न में डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी कि अनअनाउंस्ड या फिर अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल होगी आपकी, हमें पता ही नहीं होगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी रिस्क पे आ जाएगी क्योंकि रेनफॉल का हमें नहीं पता। चेंजिंग क्लाइमेट में डिस्टर्ब ग्रोइंग सीजन एंड इम्पैक्ट क्रॉप यील्ड। अब चेंजिंग जो क्लाइमेट होगा उसके हिसाब से क्या होगा, क्रॉप यील्ड मतलब जो पैदावार जो हो रही है वो भी कम या ज्यादा हो सकती है। कई बार किसी साल बहुत ज्यादा हो जाएगी, किसी साल बहुत ही कम हो जाएगी। मोरओवर शिफ्ट इन द रेनफॉल पैटर्न कैन रिजल्ट टू द वाटर स्कैर्सिटी, पानी की कमी देखने को मिलेगी क्योंकि रेनफॉल का जो पैटर्न है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। और सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस जो है हमें देखने को मिलेंगे। अब देखिए, टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज हमें क्या करना पड़ेगा। कई बहुत सारी इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है वो क्रूशियल हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन एंड इट्स वेरियस बॉडीज सच एज द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज IPCC, इनके द्वारा कई ग्लोबल डिस्कशन जो है वो शुरू की गई हैं, जिसमें जो वर्ल्ड के लीडर है वो बैठते हैं और बताते हैं कि क्या उनका प्लान है क्लाइमेट चेंज को अपनी अपनी कंट्री में ध्यान में रखने का, उसको एड्रेस करने का। प्रोवाइड साइंटिफिक असेसमेंट टू इन्फॉर्म द पॉलिसी मेकर एंड द पब्लिक, जो पॉलिसी मेकर है उनको असेस किया जाता है, जो पॉलिसी बनाई गई है उसको असेस किया जाता है, या फिर उसके ऊपर डिस्कशन की जाती है कि किस तरह से चीजें जो है हमें ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट लाइक की पेरिस एग्रीमेंट अडॉप्टेड इन 2015 के अंदर ये पेरिस एग्रीमेंट जो है आपका अडॉप्ट किया गया था, जिसमें क्या एम था, टू एम टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग एंड द प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये क्लाइमेट चेंज का एक छोटा सा ब्रांच है, आप कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग जो है। इसके अंदर क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के अंदर डिस्कशन की गई है पेरिस एग्रीमेंट में, और प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट तो करनी है लेकिन सस्टेनेबली करनी है, चीजों को ध्यान में रखते हुए। जैसे इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप नहाते हैं, नहाने के टाइम पर आप एक बकेट का यूज करते हैं, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या है
वाटर की रिक्वायरमेंट आपको 1 बकेट की ही है, लेकिन आप क्या है फिर भी 2, 3 या 4 बकेट का यूज करते हैं नहाने के लिए, तो वो गलत चीज हो जाएगी। द एग्रीमेंट एनकरेज कंट्रीज टू सेट अ टारगेट फॉर रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। और कंट्रीज, इस पेरिस एग्रीमेंट के अंदर यह भी ध्यान रखा गया कि ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को कम करना है। वो ध्यान रखना है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो यूज की जाए, जिससे क्या होगा कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे जो धुआं निकल रहा है, या फिर आपके जो एसी होते हैं, जो फ्रिज होते हैं, रेफ्रिजरेटर, उनसे भी ये गैसेज निकलती हैं, उसका ध्यान रखा जाए। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो कंट्रीज है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे आ रही हैं, इवन इंडिया जो है वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही हैं। तो वो आपका पेरिस एग्रीमेंट का जो अडॉप्ट किया गया था, इंडिया के द्वारा भी अडॉप्ट किया गया है, उसी की दिशा में ये कदम है। इंक्रीज रेजिलियंस टू द क्लाइमेट इंपैक्ट्स, प्रोवाइड सपोर्ट टू द डेवलपिंग नेशन। और जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि डेवलप्ड नेशन तो अपनी इकोनॉमी को ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, उनके पास सभी रिसोर्सेज हैं, लेकिन जो विकासशील जो देश हैं वो तो अभी उस की तरफ बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनके पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं है, उतना पैसा भी नहीं है। तो डेवलप्ड जो कंट्रीज है वो डेवलपिंग जो विकासशील देश हैं उनकी हेल्प करेगी ये पेरिस एग्रीमेंट को अचीव करने को। क्लाइमेट चेंज हैज वाइड रेंजिंग इंपैक्ट ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आवर प्लैनेट इंक्लूडिंग इकोसिस्टम, वेदर पैटर्न्स, ह्यूमन हेल्थ, socio-economic. These impacts are becoming increasingly evident and posing significant challenges to the well-being of both present and the future generation. तो क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन दोनों पे इंपैक्ट पड़ेगा। अब देखिए, हेयर आर दी सम चेंजेस। कौन कौन से चेंजेस है जो देखने को मिलेंगे, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। आप एक बार पॉइंट्स में देख लीजिए इसे कि राइजिंग टेम्परेचर होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। मोर इंटेंस जो आपका हीट वेव्स देखने को मिलेगी, इसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ पे फर्क पड़ता है, डेथ भी देखने को मिलती है। समर्स के अंदर बहुत सारी डेथ होती है इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली फॉर दी वल्नरेबल पॉपुलेशन, जिनके पास घर नहीं है या फिर बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, उन पे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। इस तरह से आपके जो साइक्लोन्स है या फिर ड्रोट लाइक कंडीशन, वाइल्ड फायर्स, ये सब देखने को मिलता है आपको। नेक्स्ट हम बात करें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जैसे कि क्लाइमेट चेंज कंट्रीब्यूट टू द इंटेंसिफिकेशन ऑफ द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इंक्लूडिंग हरिकेन, साइक्लोन, फ्लड्स, ड्रोट, जो कि हमने आपको बताया था। इस तरह से ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। एंड लॉस ऑफ द लाइफ एंड द लाइवलीहुड्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सी लेवल राइज, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, सी लेवल इंक्रीज कर जाएगा, इससे कोस्टल एरियाज जो हो जाएंगे उन पे रिस्क बढ़ जाएगा, इरोजन की जो है चैलेंजेस बढ़ जाएंगे हमारे सामने। जो लो लाइंग एरिया का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो ओशन है, मान लीजिए ओशन वाटर है, और यहाँ पर जो ग्रीन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये आपका लैंड एरिया है, ठीक है। दोबारा बना लेते हैं, जो आपका ये ग्रीन है ये आपका लैंड एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पर ये ब्लू कलर का जो है ये आपका ओशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो ये माउंटेन है। अब देखिए होगा क्या कि ये वाला जो ब्लू एरिया है या फिर जो ग्रीन एरिया की अगर मैं बात करूं, ये इसकी हाइट अगर ज्यादा होगी, मान लीजिए ओशन के बिल्कुल बराबर है, अगर इसकी हाइट कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो आप क्या देखेंगे कि यहां तक वाटर इसलिए आ चुका है कोस्टल एरिया में क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा नहीं है, सी लेवल के बराबर है। अगर वाटर दो ही केसेस में कोस्टल एरिया में पानी आ सकता है, या तो ये जो जमीन है ये नीचे हो जाए या फिर वाटर का लेवल राइज कर जाए। तो दोनों केसेस में अगर वाटर का लेवल राइज कर जाएगा तो ये ज्यादा अंदर तक आ पाएगा और कोस्टल एरिया में वो सबमर्ज हो जाएगा, कोस्टल एरिया, वहां पर ज्यादा पानी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें चेंजेस इन दी प्रेसिपिटेशन पैटर्न। प्रेसिपिटेशन मतलब जो बारिश होती है उस पैटर्न में चेंज देखने को मिलेंगे। रेनफॉल जो है वो कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी, उससे एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वाटर अवेलेबिलिटी पे, इकोसिस्टम पे। शिफ्ट इन दी प्रेसिपिटेशन पैटर्न कैन डिस्टर्ब क्रॉप यील्ड, और जो पैदावार होगी वो भी आपकी कम होगी। हेल्थ इंपैक्ट्स में क्या देखने को मिलेगा, ह्यूमन हेल्थ इंक्लूडिंग द स्प्रेड ऑफ द वेक्टर बोर्न डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू। जो पानी है, जो मलेरिया है वो मच्छर से होता है जो पानी होगा अगर वो कम ज्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, कहीं पे मान लीजिए पानी बहुत टाइम से खड़ा हुआ है, कहीं पे जो बारिश है कंटिन्यूसली हो रही है, तो बहुत ज्यादा बारिश होगी तो उससे भी क्या है बिल्कुल वेट कंडीशन बनेगी, और उसकी वजह से जो ये मच्छर हैं जिनकी वजह से बीमारियां हो रही है, डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, ये सब चीजें बढ़ेगी। एडिशनली एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स and air pollution associated with the climate change can contribute to the respiratory illness। अगर होता क्या है ना कि अगर जो एयर है बहुत ज्यादा ड्राई है, उसके अंदर ह्यूमिडिटी नहीं है, तो उस केस में भी हेल्थ जो लंग्स हैं उनसे रिलेटेड जो है बीमारियां हो सकती हैं। अगर जो एयर है बहुत ज्यादा वेट है, उसके अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो उस केस में भी आपका जो लंग है उस पर इफेक्ट देखने को मिलता है। तो रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने की जो सांस लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें कुछ अर्जेंट जो चीजें देखने को मिलेगी, आपको हेल्थ सिचुएशन आपके सामने आ सकती हैं।
कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे? क्लाइमेट चेंज इज एन अर्जेंट एंड सिग्निफिकेंट ग्लोबल चेंज दैट रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन। द consequences ऑफ द इनएक्शन आर सेवेयर एंड विल कंटिन्यू टू इम्पैक्ट द फ्यूचर जनरेशन। उन पर इफेक्ट पड़ेगा अगर हम कुछ नहीं करते हैं। वी मस्ट ट्रांजिशन टू द लो कार्बन इकोनॉमी, जहां पे कार्बन प्रोड्यूस कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है, ऐसी इकोनॉमी, इस तरह की प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ग्रीन हाउस गैसेज जो है उनके एमिशन को, जो ग्रीन हाउस एमिट हो रही हैं उनको कम करना पड़ेगा। प्रमोट दी रिन्यूएबल मतलब अभी हम कोल से बिजली बनाते हैं, मैक्सिमम जो बिजली प्रोड्यूस की जाती है इंडिया के अंदर वो कोयले से की जाती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो निकलती है। हमें क्या करना पड़ेगा? वाटर के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, या फिर विंड के थ्रू। ये आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो खत्म भी नहीं होते हैं और इनसे आपका कोई जो प्रॉब्लम भी है इन्वायरमेंट में वो भी क्रिएट नहीं होती है। अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन ऑल सेक्टर। सस्टेनेबल मतलब सतत जो तरीका है, सतत विकास का जो तरीका है उसको अपनाना पड़ेगा। इंडिविजुअल एफर्ट अलोंग विद द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, मतलब हर एक आदमी को इसके ऊपर काम करना है। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। ये आपकी स्वीडिश एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। इन्होंने काफी अच्छे काम किए हैं क्लाइमेट चेंज को सबके सामने लेके आने के लिए। काफी अच्छी स्पीचेज हैं इनकी जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, और इनकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, आई थिंक 16 या फिर 18 के बीच में इनकी उम्र रही होगी। उसके बाद अडॉप्टिंग, इसके अंदर करना क्या है? इंडिविजुअल भी और सभी को इकट्ठे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, इन सब चीजों में ध्यान रखना है। बाय टेकिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेकिंग सस्टेनेबल चॉइसेस वी कैन क्रिएट मोर रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड फॉर अवरसेल्फ एंड द फ्यूचर जनरेशन। और इसी तरीके से क्या है, हम अपने लिए या फिर आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। आई होप आज के लेक्चर में आपको चीजें समझ में आई होगी। क्लाइमेट चेंज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि HPSC TO के नाम से मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पर। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।